हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को यानी कि सीवीसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में काफ़ी डीपली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। कई सारे टॉपिक्स इसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, इसको यहाँ पे समझ लो। हो सकता है कि अगर आप ड्यू एसओएल की रीडिंग को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जगह हो सकता है ये जो सतर्कता शब्द है इसके जगह हिंदी का कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया गया हो। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में मेनली देखा करो कि हम यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पढ़ रहे हैं, सीवीसी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपने ये जो आपका चैप्टर है इसकी बात करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जो भी कन्फ्यूज़न है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। पहले यहाँ पे हम समझते हैं, मेन जो बात है यहाँ पर उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन 1964 में एक संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुआ था और इसे 2003 में एक विधि द्वारा, एक कानून के द्वारा, एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। सिंपल सी बात है, ये जो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि ये जो सीवीसी है, ठीक है, ये क्या है? ये केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने की एक संस्था है। एक प्रमुख संस्था है जो कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती है। केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ये काम करती है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1964 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर? संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। फिर आगे चलकर 2003 में दोस्तों एक कानून बनाया गया और उसके द्वारा इसको एक कानूनी दर्जा दिया गया। सांविधिक दर्जा का मतलब एक कानूनी दर्जा इस संस्था को दिया गया। ठीक है, इसे 2004 में विसल ब्लोअर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक हित के लिए सूचना देने वालों की सुरक्षा और सहायता करता है। देखिए दोस्तों, 2004 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में ये मतलब मुख्य रूप से बातें थी कि जो विसल ब्लोअर होते हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, उनको सुरक्षा दी जाएगी। अब विसल ब्लोअर कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, जो विसल ब्लोअर होते हैं वो मुख्य रूप से जो गुप्त जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं वो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, कोई एक संस्था है, अब वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई केंद्रीय स्तर की मान लीजिए संस्था है, कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो कि इस भ्रष्टाचार की जानकारी दे रहा है। ठीक है, किसको? केंद्रीय से जो सतर्कता आयोग है उसको जानकारी दे रहा है। तो इसको विसल ब्लोअर कहते हैं, जो गुप्त जानकारी देते हैं, जो मतलब एक तरह से जानकारी देने वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, तो उन्हें विसल ब्लोअर कहा जाता है। ठीक है, अब 2004 में जो प्रावधान बनाया गया उसमें इन्हें सुरक्षा देने की बात की गई और इसीलिए क्योंकि विसल ब्लोअर के बारे में स्पेशली बात की गई थी तो इसीलिए इसे विसल ब्लोअर के रूप में भी जाना जाता है। कई बार इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बातें बताई, आपको समझ में आया होगा। और भी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी हम इसकी। तो देखिए, ये जो सीवीसी है दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 लोग हो सकते हैं इसमें, या 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, या एक अध्यक्ष होगा इसमें। ये है मेन बात। मतलब यह है कि एक अध्यक्ष होगा या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त नहीं करता। राष्ट्रपति, एक समिति है, 3 सदस्यों की एक समिति होती है, वो सिफारिश करती है राष्ट्रपति से कि आप इन व्यक्तियों को इसमें मतलब नियुक्त कीजिए। तो राष्ट्रपति उनकी सिफारिश के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करता है। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति है इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें एक प्रधानमंत्री, मतलब इसमें प्रधानमंत्री होते हैं जो कि प्रमुख होते हैं इस समिति के, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो होते हैं, और केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो ये 3 लोगों की समिति होती है। ये सिफारिश करती है राष्ट्रपति से कि इस XYZ व्यक्ति को आप केंद्रीय सतर्कता आयोग में यानी कि सीवीसी में नियुक्त कीजिए। तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इनका जो कार्यकाल होता है, ये जो आयुक्त होते हैं दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष तक मतलब कह रहा हूँ 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 63 वर्ष का है, अब उसकी नियुक्ति हो गई एक आयुक्त के रूप में। अब 2 साल बाद ही इसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, मतलब इसका कार्यकाल समाप्त। आयु अगर 65 वर्ष हो गई तो आपका कार्यकाल समाप्त मान लिया जाएगा उसी समय। तो जो भी चीज़ पहले हो, 4 साल अगर आपने काम किया है या 65 वर्ष आयु आपकी हो जाए पूरी, तो आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इनके कार्यकाल के बाद
वे किसी भी सरकारी पद के अयोग्य होंगे। मतलब यह है कि इनकी नहीं, कहीं नौकरी नहीं लगेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन इनकी नौकरी नहीं लगेगी। यहाँ तक क्लियर है? बाकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी दोस्तों, आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर की जाएगी, बस आप वीडियो को देखिए। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति उनके दिवालियापन, अपराध, लाभ ग्रहण, जैसे कि लाभ कमाने का प्रयास किया जाए अलग से, असमर्थता यानी कि अयोग्य है वो अपने पद के लिए, या पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह के कारण, मतलब पूर्वाग्रह का दोस्तों यहाँ पे पूर्वाग्रह का मतलब ये है, जैसे कि पूर्वाग्रह के कारण, जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सतर्कता आयुक्त है, अब वो पहले से कोई धारणा बना लेता है, या पहले से वो मतलब अपने मन में कोई चीज़ सोच लेता है और उसी के अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो वो पूर्वाग्रह कहलाएगी। यहाँ पे मतलब समझिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सतर्कता आयुक्त है, अब उसने पहले से ही विचार बना लिया है कि वो XYZ कोई संस्था है जो कि उसके कार्य क्षेत्र के अंदर है, लेकिन वो उसकी जाँच ही नहीं करेगा कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने पहले से ही मतलब वहाँ पे मतलब पूर्वाग्रह के रूप में वहाँ से मतलब पहले से ही सोच विचार कर लिया है। मान लीजिए कोई कुछ व्यक्ति हैं इस संस्था में, तो उसने पहले से ही उनसे बातचीत कर रखी है, ठीक है, उनके लिए वो अलग से कार्य कर रहा है, या मतलब उनके लिए वो अलग तरीके से कार्य कर रहा है, और दूसरी जो संस्था होगी उसके लिए वो अलग तरीके से कार्य कर रहा है। मतलब वो मन में एक पहले से कोई पूर्वाग्रह बना ले, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा दें। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। तो एक दिवालियापन है, अगर मान लीजिए वो कंगाल हो गया, पूरी तरह वो दिवालिया घोषित हो गया है। अपराध क्या है, उसने कोई लाभ ग्रहण, कुछ लाभ कमाने की अलग से कोई प्रयास कर रहा है वो, या वो अयोग्य है अपने पद के लिए, या कोई पूर्वाग्रह का कारण है, तो इस कारण से हटा सकते हैं राष्ट्रपति उन्हें। इसके अलावा दुराचरण और अक्षमता, अक्षमता का मतलब होता है अयोग्यता, वो अपने पद के योग्य ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति इन दोनों कारण से भी हटा सकते हैं उन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को। दुराचरण और अक्षमता के कारण के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन पहले इसकी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि जो दुराचरण का जो भी मतलब आरोप है, या अक्षमता का जो आरोप लगाया गया है, क्या वो सही है। जब सही होगा तो फिर वो अपने हिसाब से जो भी होगा सलाह दे देगा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, फिर उसके हिसाब से हटाया जाएगा। तो ये परिस्थितियां थी कि ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाया जा सकता है। दुराचरण, अब देखिए यहाँ पे दुराचरण इसका क्या मतलब है, तो देखिए दोस्तों दुराचरण का मतलब है कि जो केंद्रीय, देखिए दुराचरण का दोषी वह होगा जो केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध या कार्य में शामिल होता है, या उससे कोई लाभ लेता है जो किसी निजी कंपनी के सदस्यों के बराबर है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम क्या है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी जो मतलब जो भी चीज़ें हैं केंद्रीय स्तर की, तो उनकी जांच करना है, वहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह ना हो इसकी देख रेख करना है ना, यहाँ पे ये इसका काम है। लेकिन अब ये केंद्र सरकार के किसी अनुबंध में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी कार्य में ही लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक देखा जाएगा कि ये मतलब अलग तरीके से या कोई लाभ वगैरह भी कमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसे दुराचरण माना जाएगा। बाकी इसे यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं, और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं होगा, सदस्यों के समान होती हैं, ठीक है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो यूपीएससी है, तो उसके जो सदस्य हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके समान होता है इनका वेतन, और जो भत्ता होता है वो उसके समान होता है। बाकी हाँ, जो इनके वेतन वगैरह हैं, जो भत्ते वगैरह हैं, उसमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता नियुक्ति के बाद। मतलब जब इनका कार्यकाल चलता रहेगा तो उस टाइम पर आप इसमें परिवर्तन, कटौती नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो, ठीक है, अलाभकारी नहीं कर सकते, लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, अलाभकारी नहीं होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमने काफ़ी बातें कर ली। एक यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, वो आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब आप दोस्तों अपना सिलेबस देखेंगे, जब आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे, जैसे कि अभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का मैं सिलेबस की बात करूँ, DU की बात करूँ मैं, तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जगह वहाँ पर कमिश्नर लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं ना, उसे आप कमिश्नर के रूप में भी, यानी कि आयुक्त के रूप में भी पढ़ सकते हैं, या आयोग के रूप में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों मेरा पर्सनली मानना था कि आयोग है ये, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस आयोग के बारे में ही हम पढ़ते हैं, अलग से आयुक्त के बारे में हम नॉर्मली पढ़ते ही नहीं हैं, आयुक्त को हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, जो आयोग के जो कार्य हैं दोस्तों, वही आयुक्त के भी तो कार्य हैं। तो चाहे कमिश्नर लिखा है यहाँ पर या कमीशन लिखा है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना।
अगर एग्जाम में दोस्तों आयोग की जगह मान लीजिए आयुक्त लिखा हुआ आ गया तो तब भी आप कंफ्यूज मत होइए। जो आयोग के जो कार्य होंगे वही आयुक्त के भी यहाँ पर कार्य हैं। यहाँ पे आयुक्त भी अपने आप में एक पूरा आयोग के बराबर है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 2-3 इतने ही होते हैं सदस्य, इतने इससे ज़्यादा तो है नहीं इसमें सदस्य, ठीक है। वो बात अलग है कि इसका अपना कार्यकाल हो, मतलब कार्यालय होता है, अपना ऑफिस होता है, तो उसमें अलग कर्मचारी होते हैं। लेकिन अगर हम मेनली आयोग की बात करें तो उसमें मेनली आयुक्त ही होते हैं। तो आयुक्त, अगर आपके क्वेश्चन में आयुक्त लिखा रहेगा तब भी कंफ्यूज मत होना। आयोग लिखा रहा है या आयुक्त लिखा रहा है, कंफ्यूज मत होना। आप लिखकर आज पाओगे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया सारी चीज़ें तो आप आराम से लिख सकते हो आंसर। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संगठन की, कि ये जो आपका सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका क्या संगठन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने, इसके ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं अब हम। सीवीसी, यहाँ पे मैंने सीवीसी लिखा है, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सीवीसी वगैरह जैसे आपको लिखना हो तो हिंदी में लिखना ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि वहाँ पे हिंदी मीडियम में आप आंसर लिखेंगे तो दोस्तों सीवीसी के 3 शाखाएं हैं, सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा और विभागीय जांचों के लिए आयुक्त शाखा। तो देखिए ये जो आपका सीवीसी है दोस्तों, अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें 3 शाखाएं हैं। पहला है दोस्तों सचिवालय, इसका एक सचिवालय होता है। सचिवालय में एक सचिव होते हैं और अन्य अधिकारी होते हैं और कर्मचारी इसके होते हैं, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक तकनीकी शाखा है। अब तकनीकी शाखा क्या है, तो देखिए मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा में मुख्य अभियंता, यानी कि एक मुख्य अभियंता होता है, उसके सहायक होते हैं। इस शाखा का काम है कि सरकारी निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये। शिकायतों का अनुसंधान, रिसर्च वगैरह की जाती है। सीबीआई की मदद और सीवीसी और मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह देना। मतलब ये जो सीवीसी है दोस्तों, उसकी एक तकनीकी शाखा है। कोई मैटर है उसमें हमें तकनीकी जांच वगैरह की आवश्यकता होती है आयोग को, तो ये वाली जो शाखा है वो तकनीकी जांच वगैरह करती है और आयोग को मतलब सारी चीज़ें बताती है। तो ये तकनीकी शाखा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त शाखा में सीडीआई होते हैं, ठीक है। सीडीआई होते हैं दोस्तों, इनका काम है लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक जांच पड़ताल करना, ठीक है। जो लोक सेवक होते हैं दोस्तों, तो उन जो लोक सेवक हैं, जो मतलब सर्विस में लगे हुए जो लोग हैं, जो सरकारी बड़े स्तर के जो कर्मचारी हैं दोस्तों, तो उनकी मतलब मौखिक जांच पड़ताल करना। कोई कार्यवाही है तो उससे संबंधित जांच पड़ताल, उनके खिलाफ जो कोई कार्यवाही करनी है तो जांच पड़ताल करना मौखिक रूप से। इसमें सीडीआई होते हैं और सीडीआई का मतलब है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हमने इसके संगठन को देख लिया। संगठन में 3 शाखाएं, एक सचिवालय है, मुख्य तकनीकी शाखा है और विभागीय जांचों के लिए आयुक्त शाखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पे कार्य की बात कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या कार्य है? आयुक्त भी कह सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आयुक्त भी बाई चांस आ जाए। वैसे तो आना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हम कार्यों की बात कर रहे हैं तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के कुछ कार्य इस प्रकार हैं। सीवीसी का काम है मुख्य सरकार या इसके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार है या उसके जो कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या और उनके खिलाफ कार्यवाही भी करना, ठीक है, एक्शन भी लेना है। इसके अलावा दोस्तों सीवीसी केंद्र सरकार के ग्रुप ए और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। मतलब जो ऊंचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग ग्रुप के कर्मचारी होते हैं। ग्रुप ए में सबसे ऊंचे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, वो सबसे जो बड़े अधिकारी होते हैं वो आते हैं। और अखिल भारतीय सेवा, जो मतलब पूरे देश में जो जिनकी सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे कि IAS IPS या दूसरी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके जो अधिकारी हैं, तो ग्रुप ए और अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, तो उनमें अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका कोई मामला है तो उसकी जांच करना, ये इसका कार्य है। इसके अलावा सीबीआई के कामकाज की देखरेख करता है और उसे निर्देश देता है। सीबीआई की जांच की समीक्षा करता है और लंबित प्रार्थना पत्रों की जांच करता है। केंद्र सरकार और इसके अलावा दोस्तों सीवीसी के कार्य हम देख रहे हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों को देख रहे हैं। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों, जो केंद्र सरकार है, इसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो प्राधिकरण है तो उसको भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सलाह देता है, ठीक है।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखता है, देखता है कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, ये भी देखता है ये। इसके अलावा लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना और आयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना। मतलब यह है कि जो व्यक्ति मतलब सूचना दे रहा है, कोई गुप्त जानकारी बता रहा है, तो उसकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना ना, तो उसकी सुरक्षा का भी थोड़ा ध्यान रखना। और उसकी जो शिकायत है दोस्तों, जो भी शिकायत उसने जो भी जानकारी दी है, तो उसकी कार्यवाही, उस पर कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सीवीसी से सलाह लेगी। देखिए, केंद्र सरकार दोस्तों इससे सलाह भी लेती है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं या जो दूसरी जो मतलब सेवाएं हैं, उसमें नियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, अनुशासन से संबंधित विनियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, डिसिप्लिन से संबंधित। यहाँ पर मतलब यह है कि कहीं भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए कुछ नियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इसमें सीवीसी से सलाह भी सरकार लेगी। ये भी इसका एक कार्य है या ले सकती है। इसके साथ ही दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करना और उसकी जांच करना, ये भी इसका एक कार्य है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अभी हमने इसके कार्यों की बात कर ली, ठीक है, कार्यों को अच्छे से हमने देख लिया। आई हो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कार्य आप समझ लीजिए। बाकी आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने सीवीसी लिखा है तो आप सीवीसी को लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। कार्य को मैंने आपको समझा ही दिया है। और अगर आप सीवीसी लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो आप हिंदी में लिखने का प्रयास करें, वो फिर आप मतलब निश्चिंत रह सकते हैं, हिंदी में लिखें, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग करेंगे ना, आप ऐसे सीवीसी लिख देना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। या डायरेक्ट आप केंद्रीय सतर्कता आयोग भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र निम्न है। अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित तथा केंद्र सरकार, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्य क्षेत्र की बात करें ना, तो जैसे कि अगर हम बात करें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, उसमें जो सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब जो उसके कर्मचारी वगैरह हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, या जो ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में जो काम करने वाले जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं, तो वो इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित जांच कर सकता है इनसे संबंधित। इसके अलावा सीवीसी के कार्य क्षेत्र में वे सभी बैंक, बीमा और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी आते हैं जो उनके संगठनों में वरिष्ठ पदों पर काम करते हैं। मतलब जो ऊंचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, जैसे कि बैंक वगैरह में भी जो अधिकारी हैं, तो वो भी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार से संबंधित जांच ये कर सकता है। कार्य क्षेत्र में वे भी सभी सोसाइटियाँ और स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारी आते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन या नियंत्रण में हैं और उनका वेतन और महंगाई भत्ता उच्च है। मतलब जो ऊंचे स्तर के जो कर्मचारी हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे और ऐड नहीं किया, ऐड करूँगा तो ज़्यादा मतलब और ज़्यादा मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सामान्य शब्दों में यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड की हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। काफ़ी बातें हुई, अब हम इसकी कार्यप्रणाली को देख रहे हैं कि कैसे इसकी कार्यप्रणाली कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी कार्यवाही दोस्तों अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, वहाँ से ये अपनी कार्यवाही संचालित करता है। आयोग अपनी कार्यवाही विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके पास काफ़ी शक्ति है। ये अपनी कार्यवाही है, ये जो भी कार्यवाही वगैरह करता है, तो ये उसे करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। और इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, एक दीवानी न्यायालय जितनी इसके पास शक्तियाँ होती हैं। दीवानी न्यायालय को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बड़े जो गंभीर जो अपराध होते हैं, कि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं, जैसे कि फौजदारी जो मामले होते हैं, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो उनके अलावा जो नॉर्मली जो मामले होते हैं, ठीक है, वो दीवानी न्यायालय के अंदर आते हैं। तो दीवानी न्यायालय जितनी इसके पास शक्तियां भी है, यह केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वे उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार, सतर्कता का मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार से संबंधित है कि भ्रष्टाचार ना हो और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नज़र रख सके। तो ये दोस्तों जानकारी वगैरह मांग सकता है। इसके अलावा सीवीसी की सलाह से सरकार अगर सहमत ना हो तो वह लिखकर बताती है क्यों नहीं। देखिए, अगर सरकार, मान लीजिए सीवीसी ने, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार से कोई कार्यवाही करने को कहा और सरकार ने वो कार्यवाही नहीं किया, सरकार ने मान लीजिए इसने कोई सिफारिश की और सरकार ने उसको नहीं माना, तो सरकार लिखित रूप में बताएगी कि सरकार क्यों नहीं मान रही। सरकार लिखित कारण बताएगी, रीज़न बताएगी, ठीक है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली है।
आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही दोस्तों आगे अभी और यहाँ पे बातें हैं कि सीवीसी अपने काम की रिपोर्ट हर साल राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में दिखाते हैं। याद रखना, जब केंद्र सरकार बताएगी लिख कर कि हमने इस बात को इसलिए नहीं माना, तो कारण भी लिखेगी। अब फिर रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट कहाँ जाएगी, एंड में जाएगी संसद के पास। तो संसद में देखा जाएगा, संसद में से फिर सरकार से सवाल वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो संसद में इसकी रिपोर्ट जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से दोस्तों कनेक्ट हैं। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे सभी टॉपिक्स को तो हमारे माइंड में ये जो मतलब सतर्कता आयोग है दोस्तों, इसके बारे में और अच्छे से मतलब जानकारी इकट्ठी हो पाएगी, इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ। हर मंत्रालय या विभाग में, डिपार्टमेंट में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो सतर्कता का काम करता है और सचिव और कार्यालय प्रमुख को सलाह देता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीसी और सीबीआई के साथ जुड़ा होता है और उनके साथ समन्वय करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने संस्था के भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी इकट्ठी करता है और उनकी जांच करता है। दोस्तों बात को समझिए, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, वहाँ पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। वो ये देखता है कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, ठीक है, वो ये देखता है। और वो किससे जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है सीवीसी यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है और जो सीबीआई है, इनसे जुड़ा रहता है। वो एक अलग से मान लीजिए एक अधिकारी वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया कि भाई आप इस मंत्रालय में देखते रहो कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, और अगर कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें जानकारी दो। ये समझ लो ऐसा कुछ यहाँ पे काम है। जो सीवीसी है, जो सीबीआई है, इनसे ये वाला अधिकारी जुड़ा होता है और फिर ये देख रेख करता है कि संबंधित मंत्रालय में कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा जहाँ पर ये है, ठीक है। अगर कोई होता है तो फिर वो इसकी जानकारी करता है और जानकारी इकट्ठी करता है और जांच करता है ये, ठीक है। और फिर मुख्य सतर्कता मतलब ये दोस्तों, ये सीवीसी और सीबीआई को बता सकता है, जो मतलब सचिव वगैरह हैं उनको सलाह दे सकता है, बता सकता है, ठीक है। और मुख्य सतर्कता अधिकारी जांच की रिपोर्ट को सुधारता है और अनुशासन प्राधिकारी को भेजता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी जब जरूरत होती है तो सीवीसी को मामले के बारे में बताता है और उसकी सलाह लेता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब यह है दोस्तों कि मंत्रालयों में, विभागों में केंद्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति होती है, ठीक है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये देखते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। अगर होता है कोई भ्रष्टाचार वगैरह का कोई मामला सामने आता है तो पहले ही अपने स्तर पर जांच वगैरह करने का प्रयास करते हैं, या जो सचिव वगैरह हैं तो उनको मतलब बताते हैं या उनसे सलाह वगैरह भी ले सकते हैं किसी मामले में, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये आगे सीवीसी वगैरह को भी बताते हैं और उनसे सलाह वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है, तो देखिए दोस्तों 2014 में पूरी तरह ये बनकर तैयार हो गया था, अधिनियम पारित हो चुका था, संसद से पारित हुआ था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये एक्ट भ्रष्टाचार या कई सारे प्रावधान करता है, तो इसे आप समझ लीजिए कुछ सामान्य बातें हैं। एक भ्रष्टाचार या एक्ट, यह एक्ट भ्रष्टाचार या अन्य गलत या कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, कोई दूसरा कोई कार्य हो रहा है जो कि लीगली नहीं है, तो उसकी जानकारी देने वाले विसल ब्लोअर की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब जो जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है विसल ब्लोअर, उनकी सुरक्षा और पहचान को सुनिश्चित करता है ये। इसके अलावा एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर, मान लीजिए कोई गलत जानबूझकर कोई गलत जानकारी दे रहा है, कोई जानबूझ के दुर्भावना से, बदला लेने की भावना से, कोई मान लीजिए किसी को फंसाने की भावना से जानबूझ के आयोग को गलत जानकारी दे रहा है, तो उस शिकायतकर्ता पर 2 साल की जेल का दंड दे दिया जा सकता है और साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है आयोग के द्वारा। इसके अलावा यह एक्ट विसल ब्लोअर की शिकायत को लिखित या ईमेल के रूप में भी स्वीकार करता है और उसमें सभी आवश्यक विवरण और प्रमाण होने चाहिए, ठीक है। मतलब ईमेल वगैरह के द्वारा भी ये शिकायत को स्वीकार कर सकता है, लेकिन साथ में विवरण और प्रमाण भी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यह एक्ट सेना पर, ध्यान रखना, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो सेना हो गई, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लगे हुए जो कर्मचारी हैं, विशेष सुरक्षा जो बल है, इसके अलावा जो पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में लगा हुआ जो फोर्सेज हैं, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग को काफ़ी डिटेल में कवर किया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।